नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यानी साहित्य की शुरुआत कब हुई, उसका इतिहास कब लिखा गया, वहाँ से लेकर के हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, इन सब पर बात कर ली है। और हिंदी साहित्य के सभी प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का जो चौथा भाग था, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी मैंने बताया कि आपके 6 पार्ट हैं। उसमें जो हमारे अंतिम 2 पार्ट बचे हुए थे, प्रयोगवादी और नवलेखन काल, इनको हम पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने प्रगतिवाद और उसके साथ ही इससे पहले की क्लास में हमने छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, इनके जो कवि और इनकी रचनाएं थे उनको पढ़ा था। तो आज ये हिंदी साहित्य की अंतिम क्लास है। इसमें हम प्रयोगवादी और नवलेखन काल को पढ़ेंगे। इसके बाद ये आपकी हिंदी साहित्य का अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो अब तक हमने लगभग 50-60 कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ लिया है। आप ये समझिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नामों को आप याद कीजिए, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम है, खास करके जीडी और एसआई जैसे एग्ज़ाम, इनमें ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि किसी न किसी एक रचना या फिर रचनाकार का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनके संबंधित जो रचना के रचनाकार हैं वो कौन है, या ये रचनाकार है तो इनकी रचना कौन सी है, इस तरह के प्रश्न। तो आप जितना से ज़्यादा हो सके इनके नामों को रट लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रयोगवादी युग की। अगर प्रयोगवादी युग की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका समय क्या है। तो प्रयोगवादी युग का समय शुरू होता है 1943 से और ये आपका जाता है 1950 तक। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो आपके धर्मवीर भारती, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, यानी इन्हीं को आप अज्ञेय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हैं गजानन माधव, जिन्हें आप मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। उसके बाद हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये कुछ प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि किसी भी युग में बहुत सारे कवि होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना अधिक है, क्योंकि एक तो वैसे ही इतने सारे कवियों और उनकी रचनाओं के नाम हो चुके हैं कि याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सबको लिखने लगेंगे तो सिर्फ कॉपी पर ये नोट रहेंगे, हम इनको पढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कम से कम उतनों को कीजिए जो पढ़ सकें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मवीर भारती के रचनाओं की। तो इनमें अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, उसके बाद ठंडा लोहा और सपना अभी भी, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। उसके बाद नाम आता है भवानी प्रसाद मिश्र का। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं उनमें सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, कालजयी और फसलें और फूल, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में आप 2 लाइनें और नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि जिस प्रकार गांधी जी के चरखे में एक सादगी है, उसी प्रकार इनकी कविताओं में भी एक सादगी झलकती है, एक सहजता झलकती है। ये इनकी कविताएं इतनी सहज होती हैं कि किसी भी जनसाधारण को समझ में आ जाए। इसीलिए इनको कविता का गांधी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है या सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद आइए अगले कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ये जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन है, इनको हम अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए अज्ञेय। इनकी जो कविताएं हैं या इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, उसके बाद है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, और फिर है एक जीवन और इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं।
हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद आंगन के पार द्वार, तीसरी है कितने नावों में कितनी बार, चौथी रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पांचवी है एक जीवन, और छठी रचना है इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। अब इनके बारे में भी 2-3 पॉइंट नोट कीजिए। सबसे पहले ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है यानी अज्ञेय है, इनको भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, यानी भारतीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार। उसके बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनसे सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, अगला नाम है गजानन माधव, जिसे हम मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। गजानन माधव अर्थात मुक्तिबोध। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें दिमागी गुहांधकार, अंधेरे में, फिर है ब्रह्म राक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। दिमागी गुहांधकार, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति। फिर नाम आता है गिरिजा कुमार माथुर का। गिरिजा कुमार माथुर की जो रचनाएं हैं उनमें नाश और निर्माण, धूप के धान, मंजीर, छाया मत छूना मन, मैं वक्त के हूँ सामने, भीतरी नदी की यात्रा और साक्षी रहे वर्तमान, ये आपके गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। तो प्रयोगवादी युग में हम इन्हीं कुछ कवियों को पढ़ेंगे, इनके अलावा हम किसी को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको कभी लगता है कि ये कोई और नाम जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं और याद कर लीजिए। उसके बाद है नवलेखन काल। इसके जो प्रमुख कवि हैं उनमें नाम आता है श्रीकांत शर्मा, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त और शमशेर बहादुर सिंह। ये जो नवलेखन काल यानी नई कविता युग के कवि हैं उनमें ज़्यादातर नाम वही हैं जो प्रयोगवादी युग में थे, क्योंकि आप देख रहे हैं 1943 से प्रयोगवाद शुरू हुआ और 50 पर जाकर के समाप्त हो गया। उसके बाद शुरू हो गया नवलेखन काल। तो नवलेखन की शुरुआत कब से हुई? आगे पूरे एरा यानी पूरे समय का नाम दिया गया नई कविता युग। तो ज़्यादातर जो कवि और रचनाकार थे वो वही थे जो प्रयोगवादी युग में थे। तो इसमें सूर्यकांत शर्मा, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त और शमशेर बहादुर सिंह, ये कुछ प्रमुख नाम हैं। नवलेखन काल में कभी भी आपको जो ये कवि हैं इनकी रचनाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाए। ज़्यादातर इन कवियों के नाम ही पूछे जाते हैं। तो आप इनके नाम याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे और इसी प्रकार इसी क्रम में हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें हमें कुछ कवियों और उनके रचनाओं को पढ़ना था वो भी हमने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। तो यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्याय समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं